हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे काव्य शिक्षण यानी कि पोइट्री टीचिंग। तो आइए इसी विषय में हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय। कहा जाता है कि किसी भी भाषा का आदि साहित्य हमें कविता के रूप में मिलता है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी आदि भाषाओं के साहित्य को देखने से इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाती है, क्योंकि ये सभी भाषाएं हैं। कविता से सौंदर्य अनुभूति होती है और मनुष्य का हृदय सदा से सौंदर्य पर विजता चला आया है। इसीलिए जितना अधिक कविता हृदय को स्पर्श करती है, उतना अधिक साहित्य की अन्य विधाएं हृदय को स्पर्श नहीं कर पाती हैं। अब हम इसी चीज के साथ देखेंगे काव्य का स्वरूप। कविता कवि के हृदय से निकलती है और पाठक तक सीधी पहुंचती है। जब किसी घटना या विचार पर कवि का हृदय रसातिरेक से विभोर होता है, तो उस समय रस कविता के रूप में फूट पड़ता है। ऐसी ही घटना तो आदि कवि वाल्मीकि के समय घटित हुई थी और किसी स्नेह करने वाले व्यक्ति या जीव की क्या दशा होती है, ये सभी जानते हैं। क्यों पक्षी का एक कामातुर जोड़ा विहार करने जा रहा था कि उसी समय एक वाद यानी कि व्याध ने यानी कि शिकारी ने बाण से क्रोंच को मारने की चेष्टा की। क्रोंच बाण से बचने को प्रयत्न कर रहा था और उसकी दशा को देखकर उसकी स्त्री क्रांति करुणाजनक विलाप कर रही थी। महर्षि इन्हें सब अपनी आंखों से देख रहे थे। करुणातिरेक से ऋषिवर के मुख से अचानक निकल पड़ा। ये आप लोग सामने देख रहे हैं कि उनके मुख से निकल पड़ा, मान्य चार प्रतिष्ठाम गमा शास्त्रती समहा यत क्रोंच मिथुना दे कम वधी काम मोहितम। इसी प्रकार की रसानुभूति से कविता का जन्म होता है और इसी आशय का विचार प्रकट करते हुए ध्वन्यालोक में ध्वनि का आनंदवर्धन आचार्य जी लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, काव्य आत्मा सा एवार्थ तथा आदि कवि पुरा क्रोंच द्वंद्व वियोगा श्लोका। इस श्लोक में ध्वनिकार स्पष्ट करते हैं कि क्रोंच के जोड़े की भावी वियोग से आदि कवि के हृदय में उत्पन्न शोक ही श्लोक के रूप में बाहर आ गया। कवि के हृदय में उत्पन्न रस ही वस्तुतः कविता के रूप में बाहर आता है। विश्वनाथ कविराज ने भी लिखा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ऐसा लिखते हैं। या फिर कहें रस युक्त वाक्य ही काव्य है। कविराज के अनुसार काव्य की आत्मा रस है, किंतु ध्वनिकार आनंदवर्धनाचार्य ने रस को महत्वपूर्ण मानते हुए भी उसे काव्य की आत्मा नहीं माना है। उनके अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि है। वे लिखते हैं, काव्यात्मा ध्वनि। अन्य आचार्यों ने काव्य के स्वरूप पर विचार करते हुए अपने पृथक मत पर यानी कि अपने पृथक विचार व्यक्त किए हैं। आचार्य वामन लिखते हैं, उन्होंने लिखा है, रीति आत्मा काव्यस्य। रीतियाँ यानी कि काव्य की आत्मा रीति है और ये रीतियाँ जो है तीन होती हैं। तीन रीति बताई गई हैं, गौड़ी रीति, वैदर्भी रीति और पांचाली रीति। कभी कभी ये टीजीटी पीजीटी में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, रीति कितनी होती हैं या संस्कृत में कितनी रीति बताई गई हैं। तो गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली ये रीतियाँ ध्वनि से संबंध रखती हैं। हमारे कानों पर विभिन्न ध्वनियों का जो प्रभाव पड़ता है,
रीति उसी प्रभाव से संबंधित है। इसी दृष्टि से आचार्य वामन या वामनाचार्य एवं आनंदवर्धनाचार्य पर्याप्त निकट आ जाते हैं। राजशेखर के अनुसार कवि 3 प्रकार के होते हैं, सारस्वत, आध्यात्मिक और औपदेशिक। जन्मांतर संस्कार से काव्य में प्रवृत्त कवि सारस्वत हैं, अभ्यास से बने कवि आध्यात्मिक हैं और उपदेश से मंदबुद्धि व्यक्ति भी यदि कवि बन जाए तो वह औपदेशिक कहा जाएगा। फिर से बता देती हूँ मैं, राजशेखर के अनुसार कवि 3 प्रकार के होते हैं, सारस्वत कवि, आध्यात्मिक कवि और औपदेशिक कवि। अब जो जन्मांतर संस्कार से काव्य में प्रवृत्त कवि सारस्वत होते हैं, अभ्यास से बने यानी कि जो अभ्यास होता है बार बार वही काव्य करने से अभ्यास से बने काव्य यानी कि अभ्यास से बने कवि आध्यात्मिक होते हैं और उपदेश से मंदबुद्धि व्यक्ति भी यदि कवि बन जाए तो वह औपदेशिक कहा जाएगा। प्रतिभा संपन्न रचनाकार को कवि कहा जाता है। प्रतिभा की दृष्टि से कवि 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, शास्त्र कवि, काव्य कवि और उभय कवि। उभय से मतलब दोनों के मिश्रित कवि, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। शास्त्र कवि 3 प्रकार के होते हैं, एक शास्त्र का विधान करता है, दूसरा शास्त्र में काव्य का विधान करता है और तीसरा काव्य में शास्त्र के अर्थ का विधान करता है। काव्य कवि के जो है 8 प्रकार बताए गए हैं, वे कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वे हैं रचना कवि, शब्द कवि, अर्थ कवि, अलंकार कवि, उक्ति कवि, रस कवि, मार्ग कवि और शास्त्रार्थ कवि। जिन कवियों में इनमें से 3 गुण, 2 या 3 गुण होते हैं, वे कनिष्ठ या साधारण कवि कहे जाते हैं। 5 गुणों से युक्त कवि को मध्यम कहा जाता है। कौन कौन से गुण? जैसे रचना कवि, शब्द कवि, अर्थ कवि, अलंकार कवि, उक्ति कवि, रस कवि, मार्ग कवि और शास्त्रार्थ कवि। तो ये बताया गया है कि जिन कवियों में इनमें से 2 या 3 गुण होते हैं वे कनिष्ठ या साधारण कवि कहे जाते हैं। 5 गुणों से युक्त कवि को मध्यम कहा जाता है और 8 गुणों से युक्त कवि को राजशेखर ने महाकवि कहा है। यानी कि ये जो 8 गुण हैं, रचना, शब्द, अर्थ, अलंकार, उक्ति, रस, मार्ग और शास्त्रार्थ, तो ये महाकवि कहे जाते हैं। काव्य के ऊपर विचार करते हुए पंडित राज जगन्नाथ ने शब्द की शक्ति को महत्वपूर्ण बताया है और वे कहते हैं, रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात वह शब्द जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करे काव्य है। जहाँ तक रमणीयता का संबंध है, कविवर मार्ग की कुछ पंक्तियां हैं जो कि याद कर लेनी चाहिए। क्षणे क्षणे येनवतः मुखेति तदेव रूपम रमणीयताया। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात अदोष यानी कि जिसमें दोष नहीं है, दोष रहित, सगुण गुण सहित, प्राय अलंकृत और यदा कदा अनलंकृत शब्द और अर्थ को काव्य कहा जाता है। वहाँ में रुद्रट और उद्भट ने अलंकारों को काव्य की आत्मा या सर्व प्रमुख तत्व माना है। उनके अनुसार अलंकार विहीन काव्य निर्जीव होता है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का प्राण माना है, क्योंकि सभी कवि अपने अपने अनुसार काव्य को बताते हैं। तो जो कुंतक हैं उन्होंने लिखा है, कुंतक कवि या आचार्य कुंतक, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात वक्रता ही काव्य का प्राण है, कह सकते हैं। अभिनव भरत के मतानुसार प्रबंध की सरसता ही काव्य है। प्रबंध सारस्यम काव्यम कहकर उन्होंने प्रबंध में दिव्य वस्तुओं, व्यक्तियों एवं व्यापारों को सरल भाषा एवं सरल शैली में वर्णन करने को ही महत्व दिया है। प्रबंध ऐसी शैली में होना चाहिए जिसमें पाठक की उत्सुकता आद्योपांत बनी रहे। अभिनव भारत का कथन है, कौतूहलादि
कौतूहलविरलत्वं काव्य सारस्यम, अर्थात अनवरत कौतूहल ही काव्य की सरलता है। यानी कि जब हम काव्य पढ़ रहे हैं तो लगातार आगे क्या होने वाला है, क्या घटना घटित होने वाली है, ऐसा कौतूहल बना रहता है तो काव्य पढ़ने में आनंद आता है। और जो कवि है, कवि कहें पाठक है, उसे सरलता के साथ पढ़ता है। काव्य इस प्रकार की भाषा व शैली में होना चाहिए और उसका विषय इस प्रकार का हो कि पाठक के मन में कौतूहल की वृद्धि होती चले और ये कौतूहल अंत तक समाप्त न हो। कि भामे महोदय लिखते हैं या भामे आचार्य भामे लिखते हैं शब्दार्थ सहित काव्यम, और वो लिखते हैं ननु शब्दार्थ काव्यम। भोजराज ने काव्य को निर्दोष, अलंकार युक्त तथा रसयुक्त होने की बात कही है। उन्होंने लिखा है निर्दोष गुणवह काव्यम अलंकार अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति चतुर्विंशति। हिंदी में यह हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता वह साधन है जिसके द्वारा क्षेत्र के साथ हमारे संबंध की रक्षा होती है और उसका निर्वाह होता है। कविता की परिभाषा करते हुए वे लिखते हैं जब मनुष्य प्रकृति के नाना रूपों और व्यापारों में ऊंचा उठकर अपने योग, हानि, लाभ, सुख दुख आदि को भूलकर अपना या कहें तथा अपनी पृथक सत्ता से छूटकर केवल अनुभूति मात्र रह जाता है, अर्थात जब उसके व्यक्तित्व का सामान्यीकरण हो जाता है तब हम उसे मुक्त हृदय कहते हैं। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अंग्रेजी के विद्वान ने भी काव्य के स्वरूप का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया है। प्रसिद्ध कवि शैली का कथन है चिरंतन सत्य से अभिव्यक्त जीवन की प्रतिष्ठाया ही काव्य है। मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार कविता मूलतः जीवन की समालोचना है। ख्याति प्राप्त लेखक एवं उच्च विचारक कार्लाइल ने कविता को संगीत में विचार माना है और कॉलेज ने सर्वोत्तम क्रम में सर्वोत्तम शब्द को काव्य की संज्ञा दी है और वर्ड्सवर्थ ने कविता में प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्रमुखता दी है, तो कीट्स ने काव्य में सौंदर्य की उपासना को ही मुख्य माना है। तो आज हमने देखा काव्य का स्वरूप और इस विषय में अनेक संस्कृत आचार्यों के विचार भी देखे, साथ ही साथ हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अंग्रेजी के अनेक विद्वानों के विचारों के विषय में जाना और समझा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।